7 अक्टूबर 2023 इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख में लिखा जाने वाला एक इंतहाई अहम दिन होगा जब फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम हमास ने इसराइल पर तारीखी हमला किया। ये हमला अचानक किया गया या इसकी स्टोरी काफ़ी पुरानी है, और क्या हमास अकेले इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है या इसके बैकग्राउंड में कोई और ताकत थी? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। But a big question being asked from the international perspective is what the fighting possibly means for both Israel and the Palestinians. No surprise that those opposed to the efforts to normalize relations between Saudi Arabia and Israel, and more broadly, इसराइल फ़लस्तीन जंग में डिप्लोमेटिक जंग इसराइल तकरीबन जीत चुका था, क्योंकि बहुत से ममालिक जैसा कि मराकेश, ओमान, यूएई, सूडान वगैरह इसराइल को तस्लीम कर चुके थे, और मज़ीद कुछ अरब कंट्रीज़ भी उसे तस्लीम करने जा रहे थे, जिनमें सऊदी अरब एक बहुत बड़ा नाम था। क्योंकि इसराइल और सऊदीया के डेलीगेशंस एक दूसरे कंट्रीज़ का विजिट कर चुके थे, इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जिनमें से सबसे अहम बात यह थी कि इसराइल गज़ा को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन क्यों? फ़लस्तीन के नक्शे को देखें तो ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक दरियाए उर्दन का किनारा है जो दरियाए उर्दन की सरहद के साथ है, इसको मगरबी किनारा कहा जाता है, और एक बहुत बड़ा इलाका जो 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद मिस्र की सरहद के साथ एक छोटी सी पट्टी या स्ट्रिप आती है जिसे गज़ा स्ट्रिप या गज़ा की पट्टी कहा जाता है। इसी गज़ा को ही इसराइल ने बाउंड कर रखा था, या यूं कह लीजिए कि गज़ा का मुहासरा कर रखा था। यही वजह थी कि यहाँ से इसराइल को सबसे ज़्यादा खौफ था, और यही वो इलाका था जहाँ से इसराइल पे छोटी छोटी कार्रवाइयाँ पहले भी होती रहती थी, और ये हमले इसराइल पर हमास कर रही थी, जो कि 1980 में मार्ज़े वजूद में आई थी, और 90 की दहाई में इसने इसराइल पर हमले करना शुरू कर दिए थे। सन 2000 में गज़ा में पहले इलेक्शंस करवाए गए, जिसके नतीजे में हमास, जो उस वक्त एक सियासी जमात थी, वो गज़ा के इन इलेक्शंस में जीत जाती है। उस वक्त गज़ा में भी इसराइली सेटलर्स मौजूद थे, लेकिन 2005 में इसराइल ने अपने सारे सेटलर्स को यहाँ से निकाल लिया था, और इसके बाद यहाँ एक बाड़ लगा दी। इसराइल की इजाज़त के बगैर ना कोई चीज़ यहाँ अंदर जा सकती थी, ना कोई चीज़ बाहर जा सकती थी। दूसरी साइड से मिस्र ने भी बाड़ लगा दी। समंदर वाली साइड से इसराइल नेवी ने गज़ा का रास्ता रोक दिया, तो इस तरीके से गज़ा को मुकम्मल तौर पर बाउंड कर लिया गया या इसका मुहासरा कर लिया गया। अब ये मुहासरा 2005 के बाद से अब तक चल रहा है। इस दौरान हमास यहाँ स्ट्रांग हो जाती है और इसराइल के लिए दर्दे सर बन जाती है, और इसराइल इसको बहुत दफ़ा काउंटर करने की कोशिश भी करता है। जैसा कि 2008 में इसराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अब हम हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमास ख़त्म नहीं हुई। फिर एक और हमला सन 2014 में भी किया गया, और ये हमला 50 दिन तक जारी रहा, लेकिन इस दफ़ा फिर से इसराइल को नाकामी हुई, और पहली दफ़ा इसराइल का बहुत बड़े लेवल पे जानी नुकसान हुआ, जिसके बाद इसराइल ने खुद को वहाँ से निकाल लिया। अब इसराइल ने अगली चाल ये चली कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि गज़ा के लोगों को पुरअमन तरीके से यहाँ से निकाला जाए, और फिर गज़ा का मुहासरा मज़ीद सख्त कर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ कोई भी इमदादी सामान ना पहुँचने दिया गया। तुर्की से एक बहरी बेड़ा कुछ सामान लेकर वहां पहुंच ही रहा था कि इस पर इसराइली नेवी ने हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद इसराइल और टर्की के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक इसराइल ने टर्की का लॉस भी पे किया, और अब जो भी सामान तुर्की लाएगा वो इसराइल के रास्ते से ही होकर गज़ा जाएगा, जिसे इसराइल पहले चेक करेगा, फिर आगे जाने की इजाज़त देगा, और इस रास्ते को टर्किश कॉरिडोर का नाम दिया गया। मिस्र एक वाहिद रास्ता था जहां से गज़ा को कोई मदद मिल सकती थी, लेकिन जब मिस्र में जनरल सीसी की हुकूमत आई तो इसने मिस्र वाला रास्ता भी बंद कर दिया। अब इसराइल ने जो प्लान तैयार किया वो ये था कि मिस्र के सीना डेजर्ट यानी सहराए सीना में एक अर्बन सिटी डेवलप किया जाए, और टर्किश एड जो आ रही थी उसे कम कर दिया जाए, ताकि जो उनको खाने पीने की चीज़ जो मदद पहुंच रही थी उसे भी ख़त्म कर दिया जाए, और फिर इस तरीके से गज़ा की आबादी को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाल कर इस मॉडर्न सिटी में लाया जाए। और साथ ही ये प्लान भी बनाया गया कि गज़ा से जो लोग निकल कर सीना डेजर्ट में आ जाएंगे उन्हें वापस गज़ा नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह जब वहाँ 50%
आबादी को निकाल लिया जाएगा और बाकी 50% इसराइल आसानी से हमला करके गजा से होने वाली मुज़ाहमत का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देगा। ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर की सुबह एक सरप्राइज अटैक कर दिया और ये इतना सरप्राइज अटैक था कि इसराइल ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि हमले से 10 मिनट पहले तक भी इसराइल को इसका आइडिया ही नहीं हो सका। यानी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन समझी जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर। हमास के लोगों ने सबसे पहले गजा की पट्टी पर लगी बाड़ को तोड़ा और फिर आगे बढ़ते हुए इसराइल के कब्जा में जो फलस्तीन के छोटे छोटे इलाके थे उन पर अटैक करके कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैराग्लाइडर्स के जरिए वो शहर में दाखिल हो गए। इसराइल इस अचानक हमले से बौखला गया और हमास के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। हमास ने भी तूफान अल-अक्सा के नाम से एक महाज खोल लिया। अब इसराइल के साथ कौन कौन खड़ा है और हमास की हिमायत कौन कौन कर रहा है, हमास को कोई खुफिया मदद भी पहुंची इस मामले में, और अब इस जंग के नताइज या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डिस्कवर विजडम के साथ, और इसी वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवर विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।